तनेसा ने भी ऐसे ही पढ़ाया, अभी नहीं हुई क्या? अच्छा, अदरवाइज ठीक है। मिलो तनेसा से, मिलो तनेसा से। मेरी जगह आप ले लीजिए, आप पढ़ा लीजिए। कैमरा से कर लो, तो अगर स्क्रीन फिट अब स्क्रीन पे देख, वो भी एक का दिन शिफ्ट किया लेक्चर इस वजह से करने। ये स्क्रीन से करो ना इसको, इधर जो तीन ऑप्शन आ रहे, रीफ्रेम। हाँ हो गया, मैं यही तो बोल रही, मैं ही कर लेती। ओके ओके, स्टार्ट करें। अच्छा, कल वाला लेक्चर तो आपने देखा होगा, क्या पढ़ा फिर उस लेक्चर में? एसबीएल के कोर्स से रिलेटेड कुछ डाउट है? कुछ भी चीज़, पार्ट ए क्या कवर करता है, पार्ट बी क्या कवर करता है, कोई भी चीज़ क्लियर है सब कुछ? ठीक है, स्क्रीन पे ही देखते चलना, अपन इधर से पढ़ते चलेंगे। हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे कल, ठीक है? किसी एग्जांपल, कोई क्लाइंट है, कोई बंदा, मैं आप सीएस मान लेती हूँ मैं आपको, ठीक है? मैं आपके पास आई, तो आप के पास आने से पहले आपसे पूछा होगा कि यार बताओ यार मेरे लिए कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल रहेगी। यार मेरे पास पैसा है, मेरे पास जो है मेरा भाई है, हम सोच रहे हैं हम साथ मिलकर क्या करेंगे, कोई बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसा अभी तो मैं तो क्या हूँ, आम आदमी, ठीक है? अपन आम आदमी, अपन को कुछ पता नहीं है कि कैसा क्या होता है, तुम लोगों का कंप्लाइंस क्या होता है, किसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो सारी चीज़, ठीक है? तो अच्छा, मैं आपके पास आई, ठीक, आप सबसे पहले मुझसे कुछ सवाल करोगे कि यार पहले तो मुझे ये बताओ, तुम दोनों भाई हो, भाई बहन साथ में हो, तुम्हारे पास क्या फंड है, किस लेवल पर बिजनेस करना है, क्या मैनेजमेंट रहने वाला है, ठीक है? किस टाइप की तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे कुछ फैक्टर्स है जो हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इन फैक्टर्स के बाद ही आप बता पाओगे कि भाई तेरे लिए ये सही है, ये काम कर। तो मेरा मोटिव क्या है, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा समाज का भला करूँ, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे लेवल पर जाऊँ, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट मोटिव ना होकर, प्रॉफिट मेरा सेकेंडरी मोटिव होगा, प्राइमरी मोटिव मेरा क्या होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो आप सोच सकते हो कि आपके पास इतने टाइप से ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने के, अब आप कौन सा करोगे, सेक्शन 8। क्यों? सेक्शन 8 के अलावा हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रस्ट भी पता है क्या होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब ये भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनी होती है। इन सब में अलग अलग बाइफर्केशन है। जैसे अगर मैं बोल देती हूँ यार, मेरे को तो लगता है सब सुनते हैं कि पैसा बचाने के लिए लोग कंपनी खोल लेते हैं, लोग एलएलपी खोल लेते हैं। अच्छा, पता है कि क्यों खोलते हैं, कैसे खोलते हैं, आखिर लॉजिक क्या रहता है इसके पीछे कि लोग कंपनी खोल लेते हैं, लोग एलएलपी खोल लेते हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे? लाइबिलिटी, कैसी लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी है। नहीं सुना है आज तक ऐसा कि लोग बोलते हैं कि ज्यादा पैसा हो ना, डमी कंपनीज बना लो, डमी एलएलपीज खुली पड़ी है, सुना होगा ऐसा? अपना भी काम रहता है बनाने का, मैं भी प्रैक्टिस में हूँ, हम भी बहुत सारी ऐसे एलएलपी बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं। कैसे सब बोल सकते हैं कि टैक्स बचता है, पैसा बचता है? ऐसा क्या करते वो लोग? जैसे मैं आपके पास आई, मैं बोल रही यार पैसा तो बहुत है, अब मुझे बताओ कि कैसे मैं इसको बचा सकती हूँ, किधर मैं डालूँ तो किधर पैसा बच जाए। आज तक ये क्वेश्चन तो सुना है, पर अब आप ये मुझे बताओगे कि एक काम करो, आप कंपनी बना लो, उसमें शेयर होल्डर की कैपिटल लगा लो, तो आपके पास जितना पैसा है वो किस में लग जाएगा, कंपनी की एसेट्स में, कंपनी की कैपिटल में। तो मेरा पैसा उधर चले गया, अब मेरी टैक्सेबिलिटी उधर से क्या हो गई, खुद की कम हो गई। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपना पैसा साइड करने के लिए कंपनीज पे कंपनीज खोलते हैं, एलएलपीज खोलते हैं। ऐसा लॉजिक रहता है इनका। ये बहुत सारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कंपनी मान लो, चाहे पार्टनरशिप मान लो, ओपीसी मान लो, सोल प्रोप्राइटर मान लो। आपके फादर या कोई चाचा, इन लोग का कुछ बिजनेस है, दुकान या कुछ है किसी का, क्या है? मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर किस कैटेगरी में आ सकता है? प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में बोल सकती हूँ, क्या उन्होंने अपनी कंपनी बनाई है क्या कि चलेगा? कंपनीज अलग है। इससे ये पता चलता है कि ओपीसी, उसमें भी कौन होता है,
एक बंदा, पर वो कंपनी बनाता है। दूसरा क्या आपने बोल दिया, सोल प्रोप्राइटर, वो भी अकेले बंदे बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो रजिस्टर नहीं है कंपनी की तरह। तो हमको यही सारे फीचर्स जो है इसके अंदर पढ़ने हैं। पार्ट ए बहुत बहुत बढ़िया पार्ट है, क्योंकि अपन इसमें थ्योरी रट्टाफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं कि यार कंपनी लॉ के प्रोविजन या जेजेल में लॉ लिखा है ऐसा कैसा छाप देना। अपन पूरा प्रैक्टिकली चलेंगे। कभी एमसीए का पोर्टल देखा है? नहीं देखा? चलो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, जहां पर अपन ऐसा बोलते हैं सीए वालों का आज तक आपने सुना होगा कि उनका काम क्या है, इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर भरते रहते हैं, जीएसटी के रिटर्न भरते रहते हैं। अपनी पूरी जिंदगी बताए किस पर डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ एमसीए पर। जो भी काम करेंगे सारे फॉर्म्स फाइल, जैसे कंपनी बनती है, मैं अपनी आईडी ओपन करके अपन कंपनी का फॉर्म देखेंगे कि कैसे कंपनी बन रही है। और अपन प्रैक्टिकल इतना चलेंगे कि अपन देखेंगे कि रोकड़ा कितना लगता है, स्टैम्प ड्यूटी कितनी पे होनी चाहिए किस चीज़ में, वो सब भी अपन देखते चलेंगे। ये अपना है पोर्टल, जिस पे आपको सबसे पहले दिखेंगे मोदी जी, है ना। सबसे पहले ये एमसीए का पोर्टल है। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखेंगी। दिख रहा है मास्टर डेटा, एलएलपी, एफओ सर्विसेज, डीएससी सर्विसेज, ये सारी आपको एक एक करके देखनी है। अभी शुरू शुरू का देखेंगे। से एग्जाम्पल, मैं जाती हूँ कंपनी ई फाइलिंग पे, यहाँ पर मैं जाती हूँ एनुअल फाइलिंग पर। क्या आपने कभी ये देखा है कि कंपनी के ये कुछ फॉर्म्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कंपनी की भी फाइलिंग होती है, हम लोग की ड्यू डेट्स होती है, यहाँ पर हम एनुअल फाइलिंग करते हैं, बाकी सारी चीज़ें करते हैं। तो ये कुछ फॉर्म्स है, हम इसको ओपन करके भी देखेंगे कि ये फॉर्म्स कैसे क्या आते हैं। तो कोई कंपनी के बारे में पता है, जैसे टाटा या कोई कंपनी देखना चाहते हो कि आपको पता करना है उसमें कौन डायरेक्टर है, उसमें कौन शेयर होल्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए हम सर्च करते हैं मास्टर डेटा पर। मास्टर डेटा एक ऐसा कंसेप्ट है, यहाँ पर कंपनी का नाम डालना पड़ता है, कंपनी का कैप्चा, कैप्चा मतलब वो अपन लॉगिन के लिए डालते हैं वर्ड्स, अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स, वो डालकर आपको कंपनी के ऑथराइज कैपिटल, कंपनी में कौन कौन बंदा डायरेक्टर है, वो कंपनी एक्टिव है, कंपनी में एनुअल फाइलिंग कितनी करी है, कंपनी ने कितने चार्जेस, चार्जेस सुना, चार्जेस मतलब होता है एक तरीके से सिक्योरिटी क्रिएट करना। कंपनी है, उसको पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो अपने किसी भी असेट पर क्या क्रिएट कर देती है, चार्ज क्रिएट कर देती है कि इस पर एक तरीके से मॉर्टगेज सिक्योरिटी की तरह दे देना कि मेरी ये मशीन किसकी है, तुम्हारी है, इसके बदले में तुम मुझे क्या दे देना, पैसा दे देना, लोन दे देना, गिरवी दे देना। तो कंपनी की सारी डिटेल्स अपन इस एमसीए से निकाल सकते हैं। आप टाटा की कोई कंपनी बोलो, आप रिलायंस की कोई कंपनी बोलो, आपको आसपास पता है कि भाई इसकी कंपनी बनी हुई है अपने दोस्त यार की, आप उसकी कंपनी भी सर्च करके देख सकते हो कि इसमें कौन डायरेक्टर है, कौन इस, सारी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड, सब कुछ। ठीक है, इवन प्राइवेट कंपनीज इतनी सारी भरी पड़ी है। ये इसलिए क्योंकि अपन अपना काम कैसे है, इसका कंपनी बनाना। अपन कंपनी बनाते किस पर, एमसीए पर। और अपन कंपनी की सारी फाइलिंग्स किधर करते हैं, हमारी एक वो तने सर की लैंग्वेज में बोलते एक रोजी आंटी है आरओसी बोलते हैं जिसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो सारी फाइलिंग, ये एमसीए पोर्टल जो हमारा दिख रहा है ना, इस पर सारी फाइलिंग्स किसके पास जाएंगी, आरओसी के पास, जो कि सारी कंपनीज का कौन है, हेड है, जो सब कुछ इधर देखता है। तो अपन इस पोर्टल पर चलेंगे, अपन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, चाहे कंपनी फाइलिंग्स हो, ठीक है, एनुअल फाइलिंग हो, फॉरेन कंपनी सुने होगा, फॉरेन कंपनी विच इज अ कंपनी जिसकी प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, सुना है, सुना है। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी ना। यहाँ पर अपन देखेंगे कि फॉरेन कंपनी के कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं जो अपन को एक्चुअल में प्रैक्टिकल में भरने पड़ते हैं। पूरा सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, पूरा सब्जेक्ट। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ फॉर्म्स देखना है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन देखना है कि कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, आधार पैन लगता है, ओटीपी लगता है, यही सारी चीजें। ठीक है, तो पार्ट ए पूरा आपका हो गया प्रैक्टिकल। पार्ट बी, जो अभी अभी लेबर कोड्स आए हैं 4, सुना होगा आपने कि न्यू लेबर कोड्स आ गए, सबसे बढ़िया काम। आपकी मॉड्यूल ही अब अमेंडेड हो गई है। मॉड्यूल में पहले जो थे ना 4 चैप्टर्स ऐसे थे, जैसे 14 से अगर अपन देखते चले, 14 15 को छोड़ देना, 16 17 18 19 20, ये जो 4 है ये लेबर कोड्स के थे, जिसके अंदर एक चैप्टर के अंदर 6 6 7 7 यूनिट, मतलब सिर्फ वेजेस पे करते हैं। वेजेस मतलब क्या होता है, लेबर को दिहाड़ी देना, पैसा देना, वेजेस पे करना। तो पहले क्या था, मिनिमम वेजेस के लिए अलग एक्ट था,
ठीक है। बाकी बोनस के लिए अलग एक्ट था, सबके लिए अलग, और सबके इसमें अलग अलग डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन से? एग्जाम्पल एम्प्लॉय की। जैसे अपन बोलते हैं कि एक्ट, हम पता है लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ पता है क्या बोलता है, सबके डेफिनेशन पहले दे देता है। जैसे 2 सेक्शन में डेफिनेशन देता है ना, वैसे सबकी डेफिनेशन दे देता है कि अगर मैंने ग्रेच्युटी एक्ट लेकर आया तो ग्रेच्युटी किस पर अप्लीकेबल होगी? जो उसमें एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग। फिर दूसरा लेकर आया कि यहाँ पर बोनस के केस में एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है, इसको एम्प्लॉय बोलेंगे। तो बहुत सारे डेफिनेशंस बन गई थी, बहुत सारे, मैं बोल सकती हूँ केओस हो गए थे कि यार किसमें किसकी डेफिनेशन लर्न करनी है। इसलिए उन्होंने किसमें बाइफर्केट कर दिया? ओनली 4 कोड्स। जैसे लॉज सारे मिलकर बनता है कोड, एक कोड में ही क्या होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल लॉज जुड़े होते हैं, तो उन्होंने 4 कोड्स लेकर आ गए वेजेस और उनके ऊपर। सुना होगा मैटरनिटी एक्ट, विमेन को मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान। सेक्सुअल हरासमेंट भी विमेन के लिए बना है। तो पार्ट बी में पूरा क्या होगा? लॉ से रिलेटेड, कि एक विमेन की सेफ्टी के लिए, एक लेबर की सेफ्टी के लिए, एक वर्कमैन की सेफ्टी के लिए। आगे पता चलेगा कि लेबर भी अलग होता है, वर्कमैन और एम्प्लॉय भी अलग होता है वर्ड। ये सब हमारा लॉ बताएगा, जो आएंगे आपके 4 चैप्टर्स के अंदर। बाकी के जो 2 दिखेंगे, वो तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपने सीसेट दिया उसमें पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है, गिने चुने 19, 20, 21, बस इतने से सेक्शंस है, आर्टिकल्स है उसके अंदर। तो ये पूरा है। अपने कल चालू किया था कुछ कंसेप्ट से, बाकी ऑनलाइन ठीक है। अपन ने कल ये चीज देखी थी कि हमको ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने हैं बिफोर हम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सामने वाले बंदे को बता पाए। चलेगा? एक बार देख लो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, चाहे साइज हो, चाहे स्केल हो, ओनरशिप बांटनी हो। अगर मुझे ओनरशिप बांटनी है तो मैं कौन से फॉर्म में जा सकती हूँ? जा सकती हूँ, मेरी ओनरशिप बढ़ जाएगी। कंपनी के केस में भी क्या होता है, अगर मैंने पब्लिक कंपनी बनाई तो मेरी ओनरशिप क्या हो सकती है? समझ गए? लेकिन सिर्फ एक फैक्टर से काम चलेगा क्या? मुझे सारे ही मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे इनके लिए। ठीक है? अगर कुछ भी यहाँ पर लगता है एसी कम करना है या कुछ, तो बिल्कुल रिमोट लेके कंफर्टेबली कर सकते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लगे ना कि लेक्चर चल रहा है काम भूल गया, रिलैक्स थोड़ा सा अपने लिए सोचना। ठीक है? कुछ भी लगता है कि एक बार और रिपीट बता दो या क्या है, तो बिल्कुल पूछना। अपन को अभी क्लियर करना है एनी हाउ। ठीक है? तो अपन बिल्कुल शर्मा शर्मी नहीं करेंगे। ये तो मेरे जैसे पुराने नोट्स बने हुए हैं, अभी जो बैचेस हमारी हुई है SBIL की, उनके जैसे हम लोग क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है, से एग्जाम्पल, आपको कोई चीज़ आती है लेकिन आप उसको लिख नहीं पा रहे, या आप उसको मुझे बता ही नहीं पा रहे, अगर मैं आपसे अभी पूछ लेती हूँ, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन को तो यही लगेगा ना कि आपको वो चीज़ नहीं आती है। और यहाँ पर एज ए टीचर हम लोग समझ लेते हैं कुछ टाइम तक। जैसे मुझे उस क्लास में बताया कि कौन कुछ बच्चे एकदम ऐसे ढीठ है कि मस्ती ही मस्ती करेंगे, ऐसा मुझे पता है कि उनको आता है, पर वो जानबूझ के नहीं करते, पर ये चेकर नहीं समझ पाएगा। इसलिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कितना ही आपको आ जाए, बस आपको रिप्रेजेंट करते आना चाहिए कि यार पेपर में लिखना क्या है। वही से ही थर्ड पर्सन आपको, चेकर आपको जज करेगा कि आपने ये क्वेश्चन का आंसर लिखा है, इसका मतलब आपको आता है। और आपको लग रहा है कि मैं बस लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन मेरे को आता है, लाइन नहीं जम रही, इसका मतलब थर्ड पर्सन इतना नहीं समझेगा आपको। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको मिलेंगे बाद में चैप्टर वाइज है कि डेली हम लोग करते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं मुझे कि डेली जो अलग क्वेश्चन रहते हैं वो अलग पेन से लिखने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है? तो इसलिए थोड़ा कलरफुल दिख रहा है ये। मैं इसी नोट से ही पढ़ाऊंगी आपको, ताकि ऑलरेडी आपको बहुत सी चीज़ें हैंड रिटन इसमें मिल जाए। ठीक है? आप लिखना चाहोगे तो आपको लिखने का भी बिल्कुल टाइम। चैप्टर फर्स्ट से अपन चालू करते हैं, जो कि बात करता है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। अभी हमने बातों में इतनी सारी चीज डिस्कस कर ली है ना। मेरा कंसेप्ट, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मस्ती में, बातों में ऐसा बेस बना लेना कि आगे जब आपको सिर्फ ऐसे देखोगे ना तो आपको लगेगा ये तो अभी तो पता बताया था, अभी तो पढ़ा था। बेस स्ट्रांग होगा, पिलर अच्छा बनेगा, बात खत्म। ज्यादा कुछ ऐसा मोटिवेशन वगैरह नहीं। ठीक है? यस। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसको बोला जाता है? जहां पर सारे क्या किए जाते हैं? तामझाम,
सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, जहाँ पर सारे मैन मटेरियल रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, एक जगह पर इकट्ठा करके बिजनेस चलाएंगे। और बिजनेस चलाते हैं क्यों है, ठीक है, ये हमने देख लिया, हम इन डिटेल और देखने वाले हैं। सोल प्रोप्राइटर, यहाँ पर इंपॉर्टेंस चालू हो जाता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला बंदा, ठीक है, अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है, लेकिन क्या ये कंपनी बनाता है, नहीं, ये कंपनी नहीं बना रहा, लेकिन जो अप्रोप्रिएट लाइसेंस, जैसे आपने अभी कहा कि आपके पापा की या चाचा की, जिसकी भी कंपनी नहीं है लेकिन मेडिकल शॉप चला रहे हैं, तो क्या उन्होंने मेडिकल लाइसेंस लिया होगा, क्या लिया होगा, ड्रग लाइसेंस होगा, मेडिकल लाइसेंस लिया होगा। तो वो है कि सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपको अप्रोप्रिएट लाइसेंस चाहिए, लेकिन एज अ आपको कंप्लायंस या रजिस्टर करने की जरूरत नहीं कंपनी की तरह। क्या उनको बोर्ड मीटिंग या कुछ करनी पड़ेगी क्या, नहीं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, एक ही पर्सन है, ठीक है, जो कि क्या करता है, सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज क्या करता है, ओन करता है, उसकी खुद की रहती है, ठीक है। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। जो भी अप्रोप्रिएट लाइसेंस है, जैसे अभी आपने बताया मेडिकल, लेकिन वो तो चाहिए रहता है भले आपके पास रजिस्ट्रेशन ना हो, ठीक है। सारे इनकम और लॉस, अच्छा फिर वो इनकम टैक्स भी भरते होंगे, खुद की जो इनकम टैक्स के स्लैब सुने होंगे कि 4 लाख 8 लाख वाले रहते, तो वही स्लैब से वो भरते होंगे। तो इनकी इनकम और लॉसेस भी उनकी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जुड़कर ही वो लोग टैक्स भरते हैं। लाइबिलिटी कैसी होती है, कल को पैसा नहीं दे पाए तो गिरबान पकड़ लेंगे, लोग आ जाएंगे घर, पर्सनल लाइबिलिटीज आ जाएंगी। तो इनकी लाइबिलिटीज कैसे रहेंगी, अनलिमिटेड। क्यों, क्योंकि इनका कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। कंपनी के केस में सुना होगा, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि कंपनी अलग है भाई, कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है उसका गिरबान नहीं पकड़ सकते। जो भी लाइबिलिटी थी, जो भी असेट्स हमने ली थी, वो किसके नाम पे ली थी, कंपनी के नाम। तो कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता। इजी टू स्टार्ट है, कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास जाना पड़ेगा क्या एमसीए पर, कि भाई ये रजिस्टर होना है, नाम सर्च कर देंगे तो कंपनी की डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट है कौन सी, पार्टनरशिप, ये अपन इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिर कौन सी है, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू, हिंदू मतलब इन पे कौन सा लॉ लग रहा है, पर्सनल हिंदू लॉ। अनडिवाइडेड मतलब जॉइंट फैमिली जो अभी डिवाइड नहीं हुई है, साथ में मिलके क्या कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। तो HUF जिसको बोला जाता है जहाँ पे फैमिली साथ में आती है और क्या बनाती है, HUF। देखो, कोई भी अगर सेपरेट पर्सन होता है ना, तो उसका अलग ही क्या होता है, पेन, टेन। कंपनी जब बनती है ना, तो उसकी 2-3 चीजें यूनिक आती है। कंपनी को बोलते तो है कि लीगली वो क्या है, सेपरेट एक आइडेंटिटी है। सेपरेट आइडेंटिटी कैसे प्रूफ होती है, क्योंकि जब हम कंपनी बनाते हैं आरओसी के पास, एमसीए पर कंपनी जब हम बनाएंगे, तो कंपनी का खुद का क्या मिलता है, पेन। जैसे हम लोग का इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रूफ कोई मांग ले, तो फटाक से आधार देंगे, और आधार के अलावा क्या देंगे, पैन कार्ड। वैसे कंपनी का खुद का क्या होता है, पेन। यहाँ पर HUF के केस में इसका अभी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ अलग चीजें पढ़ेंगे, कुछ कंपनीज के हिसाब से अलग चीजें पढ़ेंगे। पर इनकम टैक्स के हिसाब से HUF को उन्होंने क्या मान लिया है, कि वो क्या है, एक सेपरेट पर्सन है, ताकि उसमें जो मेंबर्स है उस पर टैक्सेबिलिटी आए अलग से। और HUF को हम भी क्या मान रहे हैं, एक सेपरेट पर्सन, तो उस पर भी टैक्स भरना रहा तो वो भी अलग से भरेगी। यस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी करता की, लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर्स की, दो चीज, ठीक है। अनलिमिटेड अगर पूछते हैं तो वो करता की रहेगी, लिमिटेड सारे मेंबर, क्या, यस। टैक्स लाइबिलिटी तो सेपरेट पर्सन है तो HUF की पूरी होती है, बाकी मेंबर्स की नहीं होती। वरना अपन अगर कंपनीज के हिसाब से देखते तो HUF की होगी। इनकम टैक्स के पर्पज से HUF सेपरेट पर्सन होगा, करता उसके मेंबर्स सेपरेट पर्सन होंगे, ऐसा। बाकी अगर देखा जाए अपने हिसाब से, जब कुछ और कंपनी से HUF से रिलेटेड लाइबिलिटी आती है, तो सारी अनलिमिटेड किसकी बन जाती है, कर्ता की, और बाकी किसकी बन जाती है, लिमिटेड मेंबर्स की। इस केस को HUF आगे चैप्टर में आएगा ना, तो वहां पर देखे रखा है जो आपके सारे क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चैप्टर 1 में उन्होंने आपको एक छोटा सा, एक होता है ना स्टार्टर दिया है, कि आपको इसके बारे में पढ़ना है। ये सारे जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, ये आपको उन्होंने इन डिटेल दिया है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि इन्होंने बता के रखा है कि इनकम टैक्स में अलग माना है और अलग लॉ यही है। हर टैक्स के हिसाब से सब चीजों को अलग डिफाइन किया है।
किसी में एम्प्लॉय की डेफिनेशन में अलग है, किसी एक्ट के अंदर, तो किसी एक्ट में एम्प्लॉय की डेफिनेशन में किसी अलग बंदे को इंक्लूड किया है। किसी में हो सकता है कुछ कैजुअल सीजनल वर्कर्स को इंक्लूड किया है, किसी में सीजनल वर्कर को इंक्लूड नहीं किया है। तो एक बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं अपन कि एचयूएफ एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो साथ मिलकर क्या बिजनेस कर सकते हैं, चाचा दादा बड़े पापा ये लोग बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एचयूएफ का खुद का इनकम टैक्स पर्पस क्या होता है, पेन, और वैसे खुद का क्या होता है, टेन। अच्छा पेन कार्ड तो पता होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। टेन कार्ड क्या होता है, टैक्स अकाउंट नंबर। कि ये लोग भी जब टैक्स भरते होंगे तो लेते होंगे लोगों से या किसी से, तो ये जब टैक्स भरते तो उनके पास भी क्या होना चाहिए, टेन होना चाहिए। ये सारी भी अपन को चैप्टर में है आगे इन डिटेल। आप मान के चलो 6-7 पेज पे तो सिर्फ टेन के बारे में बात करें कि कितने डिजिट का होता है, टेन किस केसेस में लगता है, किस केसेस में नहीं लगता है। तो एक ओवरव्यू लेना बस। फीचर्स एचयूएफ के क्या है, कितने होने चाहिए, 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए एचयूएफ बनाने के लिए। फिर हाई कोर्ट का क्या केस आया 2023 में, दैट फीमेल भी क्या बन सकती है, अब कर्ता बन सकती है। ठीक है, इस पर भी केस लॉज हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। दे शुड इनहेरिट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, खानदानी जमीन उनके पास होनी चाहिए। अब मैं आपको एक और इस पे बताती हूँ कि इनहेरिटेंस होनी चाहिए। अगर से एग्जाम्पल किसी फैमिली के पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है तो भी वो एचयूएफ बना सकते। अब ऐसा हो चुका है, बिजनेस तो कर रहे हैं, जरूरी नहीं है ना कि हमारे पास कुछ खानदानी प्रॉपर्टी हो तो ही एचयूएफ बनेगी। बिजनेस आप तभी भी कर सकते हो ऐसा। पर अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वह एचयूएफ की असेट साइड में दिखती है। All of members enjoy this property and have equal share in that property. सब मेंबर्स सुना होगा ना, एक करता रहता है और एक बाकी सारे कौन होते हैं, मेंबर्स, को पार्टनर्स, है ना। ऐसे कोई भी बच्चा जन्म लेगा फैमिली में, क्या बन जाएगा वो इसका मेंबर। इनको क्या अग्रीमेंट, बच्चे को अग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। जैसे प्रॉपर्टी में हिस्से में जरूरत नहीं पड़ती, हम बोल देते कि वारिस है, लड़का हुआ है, प्रॉपर्टी में हिस्सा है। जैसे यहाँ पर भी अगर एचयूएफ बनी है और कोई नया मेंबर आ रहा है, ठीक है, जन्म ले रहा है बाय बर्थ, वो भी क्या हो जाएगा इसका ऑटोमेटिकली। इसमें और केसेस हम देखेंगे कि कौन कौन इसके मेंबर्स बन सकते हैं। तो एक तो जो मेल मेंबर्स रहते हैं वो बन सकते हैं, और अगर मेल और बाय बर्थ चाइल्ड बर्थ ले रहा है तो वो भी बन सकता है। और अगर मेल मेंबर शादी करता है फीमेल से तो वो फीमेल भी इसकी मेंबर बन सकती है। ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अग्रीमेंट, चलेगा एचयूएफ। बस इंपॉर्टेंट याद रखने वाले एचयूएफ में क्या है कि एचयूएफ का खुद का क्या होता है, पेन और टेन दोनों चीज। इस पर क्वेश्चन बनता है, जो चीजें मुझे लगेगी मैं आपको बताऊंगी तो आप फिर जैसे नोट्स आएंगे मार्क करते चलना। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के 2 ही काम होते हैं। एक तो उनको चलाता कौन है, उनके मेंबर्स। दूसरा उनका कुछ कॉमन गोल रहता है। जैसे सुना है सोसाइटी क्या होती है, सुना है सोसाइटी क्या होती है, काफी सारे मेंबर्स मिलके वो मेंबर्स ही चलाते हैं और कॉमन पर्पस भी उनका रहता है। से एग्जाम्पल कोऑपरेटिव सोसाइटी चैरिटेबल पर्पस और उस पर्पस भी बन सकती है। एक मान लो कि जहाँ पर बहुत सारे अपन सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर सोसाइटी में किराने वाली दुकान की ज़रूरत है। ठीक है, कि एक किराने की दुकान होनी चाहिए, उनको सोसाइटी के बाहर जाना पड़ जाता है। तो उन्होंने क्या करा, एक किराने की दुकान खोल दी सोसाइटी में, एक मेंबर को बोल दिया कि आप यहाँ पर दुकान डालो, आपकी दुकान चलेगी यहाँ पर। तो सोच के देखो उनको चला कौन रहा है, उसके मेंबर्स। बेनिफिट किसको मिलेगा, बाहर वाले को। तो 2 पर्पस रहते हैं किसके, सोसाइटी के। हम आगे देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बस एक ओवरव्यू लेना। दोनों ही केसेस में चलाएगा कौन, उसके मेंबर्स। होगा क्या, उनका उनका कॉमन गोल था, कॉमन पर्पस था, ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े, और यहीं पर सारे प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, चैरिटेबल पर्पस बनती है ऐसा। ये देखो यहाँ पर हम पढ़ना चालू करते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा समझ में आए। जैसे सोसाइटी क्या होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे एसोसिएशन ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस मिलकर कोई चीज करेंगे। ठीक है, यूजुअली आ लिमिटेड मीन्स, जो कि खुद से ज्वाइन हुए और उनका क्या होना चाहिए, एक कॉमन गोल। ठीक है,
through formation of democratically controlled organization, making equitable distribution to capital requirement and accepting a fair share of risk and benefit. मतलब इक्वली उनका रोल रहेगा, कंट्रीब्यूशन भी इक्वल रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग बोल दो या रिस्क शेयरिंग बोल दो, सब में इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा. अभी इतना क्लियर हुआ. इसके बाद फीचर्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका शायद थोड़ा क्लियर हो जाए. अ सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ persons united together by mutual consent of deliberate, determine and act jointly for some common. ये वही बोल दिया कि म्यूचुअल कॉमन गोल होता है, रिपीटेशन है. ठीक है. Societies usually register for promotion of charitable activities like education, art, religion, culture, music और sports. एक तरीके से सोसाइटी किसके लिए बनी होती है? सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए. और दूसरा सोसाइटी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि सोसाइटी बनी है समाज के भले के लिए. सोसाइटी नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि वो बनी होती है चैरिटेबल और इस पर्पज से. तो अमूल की भी सोसाइटी है, प्रॉफिट मोटिव है ये, चैरिटेबल नहीं. सोसाइटी दो चीज़ें ना, जैसे एक सोसाइटी हो गई, एक चैरिटेबल सोसाइटी हो गई. इनके अलग अलग पर्पजेस होते हैं कि ज़रूर नहीं सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है. एक जो मैंने अभी आपको बताया कि सोसाइटी बनी उनके मेंबर्स के लिए. जिन लोगों ने अमूल सोसाइटी बनाई है वो बेनिफिट किसको देगी, प्रॉफिट किसको देगी जनरेट करके? सिर्फ मेंबर्स को. अलग है, दोनों चीज़ें अलग है. इसलिए यहाँ पर समझ के देखना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनी हुई है, चैरिटेबल पर्पस मान सकते हैं, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और उनके लिए. मेन दोनों में कॉमन क्या है सोसाइटी और चैरिटेबल सोसाइटी में? कि मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनी है, और दूसरा उन दोनों के बीच क्या होता है? म्यूचुअल कॉमन. बाकी अपन जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे ना वो आएगा. यहाँ पर वो आपको चीज़ें पूरी बता ही नहीं रहे. हम एचईएफ के बारे में जब देखेंगे ना तो एचईएफ की टैक्सेबिलिटी पर ही 2 पन्ने हैं कि टैक्सेबिलिटी कैसे आती है. क्या गिफ्ट में अगर सुना होगा 50,000 से ऊपर का गिफ्ट देंगे तो रजिस्टर करना पड़ जाता है एचईएफ में. तो एक बार बस ओवरव्यू लेते चलो कि क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है. तो एचईएफ का क्लियर है. इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें हमको बस 2 बातें अभी के लिए माइंड में रखनी है. ये 2 बातें क्या बोलता है? एक कॉमन गोल होना चाहिए, और बनेगी भी किसके बेनिफिट के लिए? किसको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी? सिर्फ मेंबर्स के. ठीक है. फिर वो बहुत सारे मोटिव से बन सकते हैं. ठीक है. जैसे आपने अमूल का बोला ना, इसी में अमूल का एग्जाम्पल भी है सोसाइटी को लेकर. ठीक है. एक बार फिर क्लियर है. सेक्शन 8 ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सब आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगी. फिर है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इस चैप्टर में कुछ भी ये इंपॉर्टेंट सच नहीं आता. इधर से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आता है. सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर बताने का उनका ये है, उन्होंने पूरे भी नहीं बताए. बनाने का ये मोटिव है कि आप समझ लेना कि बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के टाइप में खोल सकते हो, जिसमें अलग अलग पर्पज बन सकती है. कुछ मेंबर्स के लिए बन सकती है, कुछ खुद के लिए बन सकती है. अगर कंपनी का फॉर्म करते हो तो उसमें भी 2 फर्दर ऑप्शंस होंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो. ठीक है. सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर हमने जो फैक्टर्स कंसिडर करे थे कि क्या फैक्टर होगा, तब जाके हम बताएंगे कि भाई तेरे लिए कौन सा फॉर्म सही है, वो फैक्टर्स पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जैसे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी किस नेचर की है. फिर हम उसको सजेस्ट करेंगे कि तेरे लिए क्या सही है. क्या तेरे लिए पार्टनरशिप सही है, क्या तेरे लिए प्रोप्राइटरशिप सही है, क्या तेरे लिए कंपनी का फॉर्म सही है. ये किस पे डिपेंड करेगा? कौन से फैक्टर पे? नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो आप? ट्रेडिंग और प्रोफेशन का बिजनेस कर रहे हो. अपन ने सुना होगा ना आज तक फर्म बनी होती है सीए की, सीएस की. ठीक है. तो वो लोगों का मेन पर्पस क्या होता है? फर्म और ब्रोकरेज. इन केसेस में आपको देखने को मिलेगी पार्टनरशिप, जहाँ पर सीए मिलकर पार्टनरशिप खोल लेते हो और वो करते हैं. तो अपन को यही बताना है कि अगर बिजनेस का नेचर कैसा है, उनका काम क्या है, एक्टिविटी क्या है, फर्म से रिलेटेड, ब्रोकरेज से रिलेटेड, तो वो क्या खोल सकते हैं? पार्टनरशिप. वही अगर मैं बात करूँ कि उनका लार्ज चेन स्टोर्स का है, डिपार्टमेंट का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो कौन सी सुटेबल रहेगी? कंपनी. कंपनी में भी फिर बताएंगे कि अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप पब्लिक से पैसा रेस करने वाले हो तो पब्लिक कंपनी में चले जाना, अदरवाइज क्या कर लेना? प्राइवेट कंपनी. ठीक है. कुछ चैप्टर्स में हम ये भी देखेंगे जहाँ पर हम एक बार से एग्जाम्पल पब्लिक कंपनी बना लेंगे, पर फिर कैसे उसको वापस
प्राइवेट कंपनी में बदलना है, कन्वर्जन वाला चैप्टर है। फिर एक बार प्राइवेट कंपनी बन गई तो अब लगता है कि नहीं यार, अब हमको फंड की रिक्वायरमेंट्स है, तो प्राइवेट कंपनी से कैसे हम पब्लिक कंपनी में बदल सकते हैं। सारे कन्वर्जन है, चाहे ओपीसी को लेकर हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर को लेकर हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी को लेकर हो, चाहे सोसाइटी को लेकर, क्लियर है? क्योंकि आपको एक ही चीज़ है, रिपीटेशन मोड पर है। एक चैप्टर में आपको कन्वर्जन देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे पहले आपको बताया जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या काम थे, तब जाके वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, प्राइवेट में, तो एक बार वहाँ पढ़ने को मिलेगा, एक बार चैप्टर के अंदर आएगा और एक बार ये ओवरव्यू। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स ना थोड़े इंटरलिंक्ड है। ठीक है, कनेक्ट कर पाओगे धीरे धीरे, कि लगता है कि यहाँ पर पूरा नहीं देकर रखा तो आगे आने वाले चैप्टर्स में पूरा आ जाएगा। इसके अलावा एक बार देख लो स्केल ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, अगर स्मॉल स्केल के लिए होगा तो आप क्या प्रिफर करना चाहोगे, या सोल प्रोप्राइटर, वो भी खोल सकते हो। ठीक है, अगर मॉडेस्ट मिडिल लेवल का होगा तो स्केल बिजनेस का, तो आप क्या खोल सकते हो, पार्टनरशिप या एलएलपी खोल सकते हो। लेकिन लार्ज स्केल पर क्या खोलोगे, कंपनी। वैसे ही अगर हम बात करें कि तो अपन पढ़ेंगे, अमेंड हो चुकी है एमएसएमई की लिमिट्स। सुना है एमएसएमई क्या होती है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अगर बिलो फॉल हो रही है तो उस एंटिटी को हम एमएसएमई डिक्लेयर कर देते हैं। एमएसएमई डिक्लेयर कर देते हैं मतलब गवर्नमेंट के को बहुत सारे इंसेंटिव और बेनिफिट्स मिलते हैं, स्कीम्स के अंदर आ जाती है, उसको फिर प्रॉफिट टैक्सेबिलिटी में हो जाएगा, उसको मैन्युफैक्चरिंग के गुड्स एग्जाम्पशन प्रोवाइड होंगे, इंसेंटिव्स प्रोवाइड होंगे। तो इन्होंने एमएसएमई की लिमिट्स बताई है, यहाँ पर हम अमेंडेड वाली साथ में पढ़ेंगे। एक बार बस ऊपर से देखो। इसके बाद क्या है, तीसरा फैक्टर, कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी खुद ही सोच के देखो कि ऐसी इंडस्ट्री जो आयरन स्टील प्लांट्स वाली इंडस्ट्री है, जहाँ पर भारी भरकम हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, उस केस में क्या रहेगा सही, कंपनी का फॉर्म। ऐसे ही जहाँ पर आपको लगता है कि रिटेल बिजनेस है, दुकान डालनी है, प्रोप्राइटरशिप। जहाँ पे मिडिल लेवल है वहाँ पर हम पार्टनरशिप और एलएलपी को दे सकते हैं, कि एलएलपी रजिस्टर भी हो जाएगी और एक मिडिल लेवल के लिए चल भी जाएगी। फिर क्या है, मैनेजेरियल एबिलिटी। हाँ बिल्कुल हो सकती है, ये एलएलपी पर भी फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेस लगता है ऐसा। पर ये अपनी क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ये कुछ आंसर रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, ये एक जनरल, इसलिए मैंने अभी इन डिटेल नहीं पढ़ा। अपन को बस खुद से सोच के देखना है कि अगर हैवी इंडस्ट्री है तो वो उसके नेचर और अदर फैक्टर्स पर भी डिफाइन करेगा। एक सिंगल फैक्टर से हम ये नहीं सोच सकते कि हैवी इंडस्ट्री है तो एलएलपी खोल ले या कंपनी खोल ले। उसके कितने पार्टनर्स हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाले, उनका कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन लगेगा, क्या वो इतने कंप्लायंस कर पाएंगे क्या जो एलएलपी पर लगते हैं या जो कंपनी पर लगते हैं। से एग्जांपल वो कंप्लायंस इतने नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम कंपनी की जगह एलएलपी पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी के मुकाबले एलएलपी पर थोड़े से कम कंप्लायंस लगते हैं। फिर है क्या, कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई। फिर है मैनेजेरियल एबिलिटी। अच्छा, अकेला बंदा है, अगर उसको लगता है कि वो सारे बिजनेसेस मैनेज कर सकता है तो वो क्या कर देगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में चले जाएगा। उसको लगता है कोई साथ चाहिए, जैसे सीए साथ में चाहिए कि थोड़ा लीगल वाला काम वो देख लेगा, अकाउंटिंग वाला पार्ट मैं देख लूंगा, तो वो खोल लेगा, पार्टनरशिप खोल लेगा। ठीक है, तो मैनेज करना जितने भी डे टू डे अफेयर्स रहेंगे कंपनी के। अच्छा, कंपनी के केस में क्या होता है, दो लोग रहते हैं, एक शेयर होल्डर, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैनेज कौन करता है और चलाता कौन है, ओनर कौन है। अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ एज ए ओनर बन के रहना है और मैनेज कौन करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो किस केस में चला जाएगा, कंपनी के केस में। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, भाई पूरा कंट्रोल चाहिए तो क्या करना चाहिए, यस, और लगता है कि मैं अपना कंट्रोल शेयर कर सकता हूँ तो एलएलपी, पार्टनरशिप, अपने हिसाब से। आपको क्वेश्चन में क्या दिख रखेगा, एक केस कि रमेश है, उसका भाई है, उसके भाई को इस तरीके की खोलनी है, तो आप बताओ कि कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल रहेगी आफ्टर कंसिडरिंग द एस्पेक्ट्स या आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्टर्स। तो आपका एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स में यही सारे फैक्टर्स को उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। ये पूरा पूरा बताने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि क्या सही रहेगी। ठीक है, डिग्री ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट, अगर पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट चाहिए तो, अगर शेयर्ड है तो, और कंपनी के फॉर्म में आप सबको पता है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट ही क्या होती है, अलग अलग होती है। फिर क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क एंड
लाइबिलिटी, डिग्री ऑफ रिस्क और लाइबिलिटी, रिस्क शेयर करना है, आपको लगता है कि खुद से नहीं उठा पाओगे तो क्या करोगे, बस पार्टनरशिप एलएलपी। और लगता है कंपनी के केस में लाइबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ इट्स शेयर्स। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की स्टेबिलिटी, अकेला बंदा है, ठीक है, अगर वो मर गया, लेकिन कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी तो बंद नहीं होगी, वैसे एलएलपी वो भी बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका क्या रहता है, परपेचुअल सक्सेशन। मैन में कम एंड गो बट कंपनी स्टिल रिमेंस। एलएलपी भी रजिस्टर होती है कंपनी की तरह आरओसी के पास। विद इन सम टाइम दूसरे पार्टनर को लेकर आना पड़ता है, या तो ऑप्शन रहता है वाइंडिंग अप का। फिर हम ओपीसी के केस में, अब सोचो आपने जैसे ये बोला एलएलपी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे सोल प्रोप्राइटर है वो मर गया तो खत्म, ओपीसी है तो ओपीसी, डायरेक्टर नहीं, ओनर, ओनर निकल लिया तो, मेंबर निकल लिया तो नॉमिनी। बहुत बढ़िया। तो ओपीसी के केस में भी क्या होगा, उसका नॉमिनी आएगा। कंपनी के केस में दूसरे मेंबर्स लेकर आएंगे, जो भी दूसरा उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल हायर रहेगा वो आएगा। वैसे एलएलपी के केस में हम बोल सकते बंद हो सकते अगर सारे पार्टनर खत्म है और कोई भी उनके पीछे लीगल हायर नहीं है। पर अगर एक पार्टनर चला जाता है या इनकैपेबल टू एक्ट हो जाता है, तब विद इन 6 मंथ्स हमको टाइम रहता है कि आप दूसरे पार्टनर को लेकर आ जाओ। इसके प्रोविजन चैप्टर 3 में आपका एलएलपी एक्ट 2008 है, हम उसमें पढ़ेंगे। इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैम बोल रही है ऐसा कि आगे पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, बट वैसा है कि कुछ चीजें आपको बस फर्स्ट चैप्टर में देके रखी है। मैं वो खराब नहीं करना चाह रही कि अपन आधी इधर पढ़े फिर आधी उधर उठ कर आए। मैं चाह रही एक जगह पर आपको प्रॉपर चीजें मिले एक्ट के साथ साथ जो एक्ट में देके रखा है, ठीक है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग कैसे करनी है आपको। जैसे कंपनी में थोड़ा खर्चा कंप्लाइंस का ज्यादा है कंपैरिजन टू एलएलपी या सोल प्रोप्राइटर। और फ्लेक्सिबिलिटी अगर मैं बात करूं, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंज। अगर कोई चेंज करना पड़ेगा तो कंपनी में क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना। हाँ, और पूरा मैनेजमेंट हो या कोई भी नई चीज अडॉप्ट करनी हो, डायनेमिक चीज हो, उसको चेंज करने में क्या लगता है, टाइम लगता है और पैसा तो लगता ही है। लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होती है ये बोल सकते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के केस में वो चीजें हो जाती है। डिविजन ऑफ प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट जेब के अंदर रखना हो तो, लेकिन हमको लगता है प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं तो पार्टनरशिप। कंपनी के केस में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि इनके बीच में, इनके बीच में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कि क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। फिर क्या है, कॉस्ट प्रोसीजर और गवर्नमेंट सबसे ज्यादा किस पे होगी, क्योंकि इसको रजिस्टर होना पड़ता है एमसीए पोर्टल पर, आरओसी के पास। एनुअल फाइलिंग सुनिए कंपनी की होती है, कभी फॉर्म सुनोगे आप, एओसी 4 जाता है, एमजीटी 7 जाता है। कंपनी के क्वार्टरली भी कंप्लाइंस होते हैं, डिपॉजिट्स को रिलेटेड, चार्जेस को रिलेटेड, बहुत सारे होते हैं। कैपिटल को रिलेटेड, अगर कैपिटल बढ़ा रही है तो 10 काम करने पड़ते हैं, आरओसी को फीस भी भरनी पड़ती है ना। तो देखा जाए तो कंपनी के केस में क्या रहता है, कॉम्प्लिकेटेड। वही पार्टनरशिप को क्या होता है, उनके अग्रीमेंट के हिसाब से होता है, ठीक है, और कॉस्ट लगता है। पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन सुना होगा ना, पार्टनरशिप कुड बी ओरल और रिटर्न, मतलब पार्टनरशिप ओरली भी हो सकती है। ओरली करोगे तो आपका कॉस्ट प्रोसीजर गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या होंगे, पर फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं किया तो, दिक्कत होगी आगे जाके अपन दोनों लड़ने बैठ जाए, भाई मैंने तो 60% बोला मेरा, तुम्हारा होना चाहिए 40%। आगे जाकर हम किसी पर केस, लेकिन कोई हम पर केस कर सकता है। फिर है क्या, टैक्स इम्प्लीकेशंस, अभी आपने बताया था। कंपनी एलएलपीज के केस में क्या होता है, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, जितना कमा रहे हो उस हिसाब से लगा रहे हो। सोल प्रोप्राइटर जो अभी बताया था तो उसमें अपन ने डिस्कस किया था टैक्सेबिलिटी वाला, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि उनकी पर्सनल टैक्स के साथ उनकी लाइबिलिटी आती है। फिर क्या है, जोग्राफिकल मोबिलिटी, एरिया मार्केट के हिसाब से कि आपको लोकल एरिया में रखना है तो क्या सही रहेगी, रिटेल शोरूम सही रहेंगे,
आपको अपना एरिया स्कोप मोबिलिटी अलग अलग करना है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल और वो रहते हैं, उनके लिए क्या रहेगा कि आप लोकेलिटी एरिया में रिटेल खोल लो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। तो जोग्राफिकल मोबिलिटी भी could be a factor that you have to consider before selection of business organization. Transferability of, ट्रांसफर करनी है भाई, वही रिपीटेशन वाला पॉइंट। अगर आपको ओनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रांसफर कर सकते हो क्या ओनरशिप दूसरे को इजीली? नहीं। पार्टनरशिप के केस में सारे पार्टनर से पूछ कर ही कर सकते हैं। पार्टनरशिप के क्लॉजेस सुने होंगे ऐसा कि कोई भी नए पार्टनर को लाएंगे तो सब आपस में म्यूचुअली डिसाइड करने चाहिए, या तो उनके अग्रीमेंट के हिसाब से न्यू पार्टनर को लाएंगे। अगर किसी पार्टनर को निकालना रहा तो सबसे पूछ के निकालना। कंपनी के केस में अगर देखा जाए तो दो चीजें आती है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कंपनी में ओनरशिप ट्रांसफरेबिलिटी इजीली, लेकिन पब्लिक में शेयर लिया अपन ने आज स्टॉक एक्सचेंज से, शेयर बेचा, इजीली ट्रांसफरेबल है। फिर क्या है, मैनेजेरियल नीड्स, डिपेंड करता है उसके सोल बोल सकते हैं, स्केल पर बोल सकते हैं, साइज पर बोल सकते हैं, रिप्यूटेशन है और कुछ नहीं। सीक्रेसी, सीक्रेसी वाला कैसा पॉइंट है? सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में तो खुद ही को पता है, पार्टनरशिप के केस में कितना बताना है वो करता है। आप ये सोचते हो पार्टनरशिप को बताने से पहले कि आप वो सीक्रेसी मेंटेन कर भी पाओगे या कर पाओगे, ठीक है। बाकी तो देखा जाए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होना होगा ऐसे होते होंगे कंपनी के केस में कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बोर्ड के पास रहते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं। बस वही बात है कि कंपनी के केस में अगर आप देखने को मिलेगा तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वो जो किसके हाथ में रहते हैं, सिर्फ बोर्ड के हाथ में, शेयर होल्डर्स के हाथ में, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते अनटिल अनलेस कंपनी खुद पोस्ट करती है। जैसे जो बड़ी कंपनीज होती है ना उनके लिए मैंडेटरी रहता है। आप अगर सर्च करोगे तो रिलायंस की रिपोर्ट निकाल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि उन्होंने क्या क्या अपनी बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड किया है। जो लेवल की कंपनीज रहती है स्टॉक एक्सचेंज और वो मैंडेटरी रहता है कि उनकी वेबसाइट सुना है, कंपनी की वेबसाइट होती है तो उनको उनकी वेबसाइट पे सारे फाइनेंशियल्स क्या करने पड़ जाते हैं, पोस्ट करना पड़ जाता है। तो वो डिपेंड करता है। फिर है क्या, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप और उस केस में तो ओपीसी के केस में तो क्या है, किसी पर नहीं है भाई। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पार्टनरशिप के केस में या एलएलपी के केस में तो इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर पूछ कर ही कर सकते। क्या पार्टनर्स न्यू पार्टनर को ला सकता है क्या अकेला जो मैं चाहती हूँ? एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा। वो पूछ कर ही ला भी सकते, पूछ कर निकाल भी सकते, पूछ कर ही कुछ भी काम कर सकते हैं। फिर हमारा है कंपनी एज अ चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टार्टअप। ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, स्टार्टअप पे पूरा चैप्टर है। तो ना स्टार्टअप करा है कभी, मतलब स्टार्टअप के लिए डीपीआईटी कुछ पोर्टल होता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। अपन पोर्टल पर जाएंगे, मैंने स्टार्टअप किए हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकती हूँ कि क्या फॉर्म लगता है, क्या मिनिस्ट्री का अप्रूवल लग सकता है, कौन कौन सी एप्लीकेशन जाती है और कैसे आपके दिमाग में कोई प्रोडक्ट आए उसको हम कैसे उस कंपनी के फॉर्म में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। कोई है ऐसा कुछ प्रोडक्ट या कुछ जो सोचा हो? हमारे क्लास के बच्चों ने तो बताया क्या क्या बनाया था, उड़ता पेन हमने बनाया था कि अगर मैं यहाँ से लिखूंगी तो लिखवा जाएगा। किसी ने तो वो कर लिया था कि जो जिनके हाथ वगैरह नहीं है तो ऐसे ओरली बोलेंगे तो उधर लिखवाता जाएगा एग्जाम पर्पस वगैरह। एक तो कलाकार था पिछली बैच में, उड़ता बाइक जिससे ट्रैफिक कम होगा, कुछ भी हो सकता है ना। हम अपनी पिच सुना, शार्क टैंक देखा होगा कि अपने पिच में तो रखेंगे कि मैम ट्रैफिक कम होगा उससे ठीक है, गाड़ियां सड़कों पे नहीं चलेगी, गाड़ियां चलेंगी किधर, हवा में, ठीक है। तो स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है। अब स्टार्टअप को करने के लिए भी सबसे पहले हमको क्या बनानी पड़ती है, कंपनी, ऐसा। फिर आप इनोवेशन तो बहुत है, इनोवेशन स्किल, न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजी होगी तब अपन उसको स्टार्टअप बोलते हैं। इसमें भी अपन पढ़ेंगे बाइफर्गेशन। जैसे स्टार्टअप हो सकता है किसी प्रोडक्ट में हो, मैंने पेन बनाया इसको बोल सकती हूँ मैं प्रोडक्ट में है। स्टार्टअप हो सकता है कि सर्विसेज में हो, स्टार्टअप हो सकता है एग्जाम्पल केमिकली, अभी इन्होंने कोविड की वैक्सीन बनाई, कोई प्रोडक्ट बनाया या उन्होंने कुछ रिसर्च करके कुछ बनाया, उन्होंने वैक्सीन बनाई। तो स्टार्टअप भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। और स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चाहिए रहता है, फंडिंग। जो आपने शार्क टैंक में देखा होगा कि फंडिंग होती है, एक इक्विटी फंडिंग दे रहे हैं शार्क्स, एक
लेवरेज फंडिंग दे रहे हैं, एक डेट फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो ही सारे हमको है इक्विटी फंडिंग, इक्विटी फाइनेंस के ऑप्शन जो आपने वहां पर वर्ड सुने होंगे ना सारे, वो आप यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे कि एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल की तरह आकर पैसा देखे जाते हैं, वही वाली चीज़ है। ठीक है, कैसे कैसे हमको फंडिंग लेनी है, और इसको हम देखेंगे अपने DPIIT पोर्टल पर। चैप्टर खत्म, पढ़ेंगे पर एक तरीके से एक ओवरव्यू मिल गया, इजी लग रहा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि क्या है अपना। बाकी अगर कुछ डाउट्स भी आते हैं तो चिंता मत करो, आगे आएंगे। एक बार चाहो तो ये MSME की लिमिट्स लिख लेना, अपन इन डिटेल पढ़े या फिर एक बार आप सेल्फ पढ़ेंगे, आप पूछेंगे। फर्स्ट पॉइंट पढ़ के देखो, ये अपन ने जो अभी पढ़ा ना बस वही है। कंसेप्ट समझ में आ गया तो दिमाग फिर खुद से लगा रहे, अपन इस पे क्वेश्चंस करते चलेंगे तो पता चलेगा, और मैं आपको मार्क भी करवा दूंगी किस पर पूछते हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कुछ घुमा के नहीं। ये पढ़ लिया सोल प्रोप्राइटरशिप कैसा रहता है, प्रीडोमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि एग्जांपल ब्यूटी पार्लर, रिपेयर शॉप्स, इन सब के लिए हम सबको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप सही रहती है, दुकान डाल लो। पार्टनरशिप सुटेबल रहती है कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर स्लाइटली सोल प्रोप्राइटर के अकॉर्डिंग थोड़ा बिगर स्केल पर हो, ठीक है, जहाँ पर हम बहुत सारे कर सकते हैं। पार्टनर को ही हम क्या बोल देते हैं, ओनर, वैसे कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे से ये अपन ने अभी देख लिया, अकाउंटिंग, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स, ये दिक्कत पार्टनरशिप ही खोलते हैं, दो बंदे मिलते हैं और वो आखिर में पार्टनरशिप खोल लेते हैं। फिर है सिमिलरली लार्ज चेन स्टोर, सुपर बाजार, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जो मल्टीपल स्टोर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स खोलने, वो कंपनी के फॉर्म में चले जाएंगे। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, ये तो ऐसा एकदम इजी है, ऑपरेशन का स्केल कैसा रहेगा, एकदम स्मॉल, तो सोल प्रोप्राइटरशिप सही रहेगी। ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं है आंसर्स, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसमें लिख दिया कि ये सूटेबल रहेगी तो ये रहेगी, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर, आपके केस पर। एक बार MSME की देख लो किसको बोला जाता है। MSME की दो लिमिट्स हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। मैं ये बोल दूँ, आप हंसना मत और भड़कना मत कि ये भी आगे चैप्टर में MSME का पूरा एक्ट है आपका, पर यहाँ पर तो चाहो तो लिख भी सकते हो कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम की लिमिट है, किस में है, करोड़ में है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपकी ये अमेंडेड वाली है तो आपको ये पढ़नी है, इसको मैं काट देती, ये अमेंडेड वाली है कि 2.5 करोड़ के विद इन, तभी तो जाकर वो क्या कहलाएगी, और टर्नओवर और लगा लेना, और टर्नओवर ये है 25 करोड़, ये है 100 करोड़, 125 और 500। लर्न करने का सही तरीका पता है क्या है, इसको लिखो और हमेशा ऐसे याद कर लेना, इधर माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इससे कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पर लिख लिया कि 2.5, 25, 125, वहाँ पर लिख लिया 10, 100, 500, अभी वाली लिमिट। बस याद रखना ये टर्नओवर की लिमिट्स है, और वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी असेट्स में है, वो फिर कैटेगरी अपन हमेशा लार्जर वाली प्रेफर करते हैं। एक बार लिमिट टच हुई तो मतलब आप उसके अंदर आ गए हो, हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, ये वाली लिमिट और की है ना, मतलब अगर आपने ये टच कर दी तो आप इसके अंदर आ जाओगे, ऐसा हायर वाली आप समझ सकते हो। इस पर एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें ही होगा शायद, अभी मैंने दिया है कल परसों में, मैं एक बार देख लेती हूँ तो आपको ये वाला ना, एक मैंने दिया था मीडियम और स्मॉल का, जिसमें एक लिमिट उसकी दी थी, एक लिमिट इसकी दी थी, तो वो मैं बताती हूँ, यस शायद यही है, XYZ वाला। यस वेरी नाइस, समझ गए, मेन चीज यही है, यस तभी तो और वाला है। सबसे बढ़िया चीज होती है क्वेश्चन देख लेना उससे रिलेटेड, और ये क्वेश्चन मेरे मन से बनाया हुआ नहीं है, आपकी स्कैनर से उठाया हुआ है,
आपकी बुकलेट से उठाया है, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, 4 नंबर में आ चुका है क्वेश्चन। अब लगता है उन्होंने दिया तो कितना दिख रहा है ना, अच्छा खासा। हाँ, 3 से 4 मार्क में क्वेश्चन आया है, लग रहा है कैसे कि क्या ही हमको पहले ही पता है स्मॉल। पर पता है क्या, इसको फ्रेम करने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे पहले आपको लिमिट सारी बतानी पड़ेगी, आपको वो पूरी टेबल बतानी पड़ेगी। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये फॉलो हो रही है स्मॉल में, आपको लिमिट बतानी पड़ेगी वो वाली पूरी, कि यार ये लिमिट है, कहाँ गई, ये लिमिट है, पूरी टेबल अमेंडेड वाली ओनली। ये टेबल बताने के बाद आप अपना क्वेश्चन को लेकर रेफर करोगे कि ये लिमिटेड जो है वो इसके अंदर फॉलो हो रही है, पूरे में से पूरे मार्क। कुछ भी डिफिकल्ट लगा, एक अभी आपने सेकेंड डे ही अगर आपने क्वेश्चन देख लिया और अभी जो आपने पढ़ा उसमें डिफिकल्ट लगा, बस ऐसा है कि अगर कंसिस्टेंसी और वो रहेगा ना, सारे क्वेश्चन बनेंगे। सोचो लास्ट अटेम्प्ट में आया होगा क्वेश्चन तो आपको लग रहा होगा मैं ही दे देता यार, ये वाला मुझे पता था, इतना इजी डायरेक्ट क्वेश्चन। एसबीआई में डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं और रिपीटेटिव तो बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब हम स्कैनर से क्वेश्चन बिना करे नहीं जाएंगे, भले हम ये सिलेबस पढ़े ना पढ़े, हम स्कैनर देख के जाएंगे। ठीक है, रिपीटेटिव बहुत सारे, और कुछ ऐसा नहीं है ना आपको कि क्वालिटी लिखनी है या आपको जो प्रोविजन दे के रखा है वो लिखना है, आपको लिखना है कि अपनी लैंग्वेज में मन से। अभी लिमिट देख ली, लिमिट लिखने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन कहीं पे प्रोविजन थोड़ा ना दे के रखा है, आपको लिखना है मन से कि मेरे हिसाब से कंपनी जो है इसका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आ रही है, तो वो ये कहलाएगी। समझ गए, लिखना चाहते हो तो एक बार इसको लिख लो, ये और एक क्वेश्चन भी लिख लो तो और आइडिया रहेगा। मेरी क्लास में ऐसा है कि मैं ज़बरदस्ती लिखवाती हूँ, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए बस कैसे भी। सिर्फ अमेंडेड वाली लिख लो, और याद रखना है डज नॉट एक्सीड है, मतलब विद इन फॉल होगी। अच्छा, इसके नीचे वाला देखना जरा क्वेश्चन, ये भी आया है 4 मार्क में, लग रहा है ना। बस आपको क्या करना है इसके अंदर, कि अलग अलग 2-3 बतानी, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कैसा होता है कंट्रोल, पार्टनरशिप के केस में कैसा होता है कंट्रोल, और कंपनी के केस में कैसा होता है, ऐसे क्वेश्चन। और सारे स्कैनर से उठाए हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि मन से दे दिए जानबूझ के इजी इजी वाले। तो एक बार ये एमएसएमई के लिमिट लिख लो, और एक ये वाला क्वेश्चन, और एक ऊपर वाला, बस एक ही 2 लिख लो। तो एक बार पेन डाउन करना इस क्वेश्चन को, कुछ जल्दीबाजी नहीं है, सफिशिएंट टाइम में राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, और शुरू से ही मेंटेन रहेगा तो अच्छा। एक साथ आपको दूँ कि 10 क्वेश्चन करके आना, वो बहुत बेकार चीज़ है। अच्छा, 1 या 2 करो, बस काफ़ी होता है। कर दूँ, ये इन गधों को अभी भी नहीं आया था पता है, सच बताऊँ तो, क्योंकि वो उन्होंने आगे के चैप्टर्स बहुत सारे पढ़ लिए ना, तो उनको क्या लिमिट्स याद नहीं आ रही थी इसकी। और सोचो एक क्वेश्चन पूरा गायब हो सकता है अगर सिर्फ एक आध लिमिट ऊपर नीचे होगी तो, पूरे मार्क्स कट। आप चाहो ना तो अगर आपको देखने को मिलेंगे ना तो क्वेश्चन कितने डायरेक्ट है, डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन। अभी किसी और का लेक्चर है क्या, तने सर का ही है क्या, अकाउंट्स एफएम का है, अकाउंट्स का है, सर का है या मैम का, नहीं पता।